हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट डीएनए एंड डीएनए की सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर मैं आप सभी को ये रिमाइंड करा देना चाहती हूँ कि वो सारे बच्चे जो NFSU BSc MSc BSc एंड MSc के इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो सारे बच्चे जिन्होंने अभी 12th की एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी एग्जामिनेशन दे दी है, स्टेट बोर्ड के बच्चे एंड सेंट्रल बोर्ड के बच्चे, CBSE वाले बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं। आई थिंक दे हैव लास्ट एग्जाम ऑन अपकमिंग 7th। सो आपका लास्ट एग्जाम हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं डीएनए डिस्कवर कैसे हुआ, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डीएनए। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर मैं आप सभी को ये इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ जो NFSU के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NFSU एंट्रेंस एग्जामिनेशन यू कैन जॉइन अवर क्लासेस। सो वो सारे बच्चे जो BSc एंड MSc की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने भी 12th की स्टेट बोर्ड की एग्जाम दी है या वो सेंट्रल बोर्ड की एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आई थिंक दे हैव देयर लास्ट एग्जाम। CBSE वाले बच्चे दे हैव देयर लास्ट एग्जाम ऑन अपकमिंग 7th। सो उसके बाद आप पूरी फुल फ्लेज प्रिपरेशन अपनी करेंगे NFSU के लिए। एंड वो सारे बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर ली है एंड मास्टर्स, वो NFSU से करने वाले हैं। सो MSc, सो अगर आप BSc के एप्लीकेशन, आपने BSc MSc के एप्लीकेशन फिल किए हैं, अगर आपने MSc के एप्लीकेशन फिल किए हैं, सो वी आर हैविंग आवर क्लासेस, अब क्रैश कोर्स इन अवर ऑफिशियल ऐप। जो हमारा ऑफिशियल ऐप है वो इस तरीके से कुछ दिखता है एंड जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपने ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आप सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, सो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी एंड आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं विथ वीडियो लेक्चर। आपको क्या मिलेगा, इस क्रैश कोर्स में वीडियो लेक्चर प्लस PDF स्टडी मटेरियल प्लस सैम्पल MCQs एंड मॉक टेस्ट। सो आपको पता होगा जो एग्ज़ाम आपकी होनी है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन या टेस्ट आप कह सकते हो, जिसे हम CBT टेस्ट कहते हैं। आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाके एग्ज़ाम देना होगा एंड कंप्यूटर स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिखेंगे एंड आपको वो सॉल्व करना है। ओके, सो आपके कोर्स में जो आपका क्रैश कोर्स, उसमें वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, PDF है, सैम्पल MCQs है एंड मॉक टेस्ट है। सो मॉक टेस्ट में आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चंस, बिल्कुल आपके NFSU के एग्जामिनेशन की तरह। सो जो NFSU का एग्जाम है उसमें भी आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 100 MCQs आपको सॉल्व करने हैं फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे कि अच्छी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, सो डाउनलोड अवर ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ वी विल स्टार्ट डीएनए। व्हाट इज डीएनए? आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट डीएनए। सो डीएनए का नाम हमने DNA क्यों रखा है? ये डेली न्यूज एनालिसिस तो है नहीं, राइट? सो दिस इज deoxyribose. N stands for nucleic, A stands for acid, ठीक है। A stands for acid. So this is deoxyribonucleic acid, ठीक है। So हम इसे DNA कहते हैं। deoxyribose क्या है? This is sugar. So आप इसके कंपोनेंट्स भी देख सकते हैं। deoxyribose is sugar, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड is your acidic thing which is present in the nucleus, which is present in the core nucleus of the सेल, ठीक है। सो आपको ये पता होगा कि जो DNA है वो सेल में प्रेजेंट होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में DNA प्रेजेंट होता है। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर है। जब हम RNA की बात करते हैं, RNA भी आपका जेनेटिक मटेरियल है, बट आज के लेक्चर में हम RNA नहीं पढ़ रहे हैं, दैट इज RNA। सो RNA में R स्टैंड्स फॉर राइबोज शुगर। यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ राइबोज शुगर होती है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड हम इसे कहते हैं या राइबोन्यूक्लिक एसिड हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम RNA पढ़ लेंगे, बट आज हम DNA पढ़ रहे हैं। ओके,
सो वी आर हियर क्लियर दैट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है एंड इसका नेचर एसिडिक होता है, इस वजह से हम इसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ओके, सो जो ह्यूमन हेरिडिटी है, ह्यूमन हेरिडिटी वी नो व्हाट इज ह्यूमन हेरिडिटी। सो जब आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रेट के जब ट्रेट पास होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम माई मदर एंड आई हैव फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम माई फादर। सो जनरेशन बाई जनरेशन जो बच्चे होते हैं उनको अपने पेरेंट्स के कुछ अपनी पेरेंट्स की क्वालिटीज़ मिलती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ माई मदर हैव ब्लू आइज़, सो हो सकता है कि बच्चों में ब्लू आइज़ हो जाए। सो ब्लू आइज़ क्यों हो रही है? बिकॉज वो कोई ऐसी चीज़ें हर जनरेशन टू जनरेशन पास कर रहे हैं जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। ठीक है, आपने अपने स्कूल के टाइम में पढ़ा होगा मेंडल के हेरिडिटी लॉज के बारे में एंड जेनेटिक्स के बारे में, वेरिएशन के बारे में। सो हेरिडिटी इज़ समथिंग with the help of this thing, so it is a phenomena जिसमें हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर के पास होने की सीक्वेंस देखते हैं। सो एक जनरेशन में पास हुआ, उस जनरेशन के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जो ऑफस्प्रिंग आएगी, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि सिमिलर होंगे। सो ये किसके थ्रू होता है? इसे हम कहते हैं हेरिडिटी एंड दिस इज द मटेरियल। डीएनए इज योर हेरिडिट्री मटेरियल, या आपका जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी इज वी कैन यूज साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक दूसरे के प्लेस पे हम यूज़ कर सकते हैं। जो ह्यूमन हेरिडिटी मटेरियल इज नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या जिसे हम कहते हैं डीएनए। यही ऐसा एलिमेंट है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी क्वालिटी को लेके जाता है। इट इज़ अ लॉन्ग मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स information that organisms need to both develop and reproduce. So जो डीएनए है आपका, दिस इज़ द मेन थिंग, दिस इज़ द रेसिपी। जो डीएनए है, डीएनए में जो भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के साथ ही कोई भी नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, डेवलप होगा न्यू ऑर्गेनिज्म एंड वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो डीएनए में सारा कुछ है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप होने वाला है। इट ऑल्स इनकोडेड इन द डीएनए। फॉर एग्जाम्पल, हमेशा मैं ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देती हूँ, लाइक इफ़ यू नीड टू बेक अ केक, अगर आपको एगलेस केक बनाना है तो आपके पास रेसिपी अलग होगी, अगर आपको एग वाला केक बनाना है तो आपको रेसिपी अलग होगी। एंड देन विद द हेल्प ऑफ दैट रेसिपी आप स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करेंगे तो आप एट द एंड ऑफ द होल प्रोसीजर यू विल बी डन विद बेकिंग अ केक। ठीक है, सो ऐसे ही ये एक रेसिपी है। डीएनए में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी ऑलरेडी कोडेड है, सेव्ड है। सो उसकी हेल्प से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है एंड वो फिर रिप्रोडक्शन के भी कैपेबल होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन द ह्यूमन हेरिडिटरी मटेरियल इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए। इट इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे लॉन्ग मॉलिक्यूल है, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन information for the organism to develop and reproduce. DNA is found in every cell. So आपकी बॉडी में जितनी भी सेल्स प्रेजेंट है, जितनी भी सेल आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, बिकॉज वी आर ह्यूमन, वी हैव मल्टीपल सेल्स, मल्टीपल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ह्यूमन ही होते हैं। सो जो ह्यूमन की बॉडी में जितनी भी सेल्स प्रेजेंट है, जितनी भी सेल्स हैं, उन सेल्स में न्यूक्लियस है। न्यूक्लिएटेड सेल की मैं बात कर रही हूँ बिकॉज जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है ये न्यूक्लिएटेड नहीं होती है, इनमें डीएनए नहीं है। ओके, सो जब हम फोरेंसिक्स की बात करते हैं तो जब हमें ब्लड सैंपल मिलता है तो हम वाइट ब्लड सेल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड उससे हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। बिकॉज आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस नहीं है, तो हम डीएनए एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। सारी सेल के न्यूक्लियस में आपको एक जैसा डीएनए मिलेगा। ओके, द डीएनए इज फाउंड इन एवरी सेल इन द बॉडी एंड इट पासिस डाउन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। सो ये पेरेंट से बच्चों में भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल 50% जो डीएनए है वो आता है मदर से एंड 50% जो डीएनए है वो आता है फादर से। ठीक है, सो जब जाइगोट फॉर्मेशन जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, सो जो मदर है वो भी 2n की सिचुएशन में है, फादर भी 2n वाले अरेंजमेंट में है। जब यहाँ पे क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, तब ये सिंगल n क्रिएट करेंगे एंड देन फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर से 2n बनेगा और ये बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा जाइगोट, ये बने हैं गैमीट। ठीक है, सो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम में जो डीएनए है वो 50-50% डीएनए मदर एंड फादर अपने ऑफस्प्रिंग को देते हैं। ठीक है, पेरेंट्स से चाइल्ड में ये डीएनए पास भी होता है, इसी वजह से हमने कहा। सो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, दिस इज अ सेल। सेल में क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस में क्रोमोसोम।
क्रोमोसोम में है आपका डीएनए। इन डीएनए के स्पेसिफिक एरियाज में वी हैव जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक्सप्रेस करने के, राइट। सो दिस इज अबाउट योर डीएनए। नाउ डीएनए, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डीएनए, दैट इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग मटेरियल, ठीक है। ये क्या करती है, सेल्फ रेप्लिकेट करती है। अगर एक डीएनए से 2 डीएनए बनना है, सो इट गेट्स रेप्लिकेटेड बाय इट्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग मटेरियल है, दैट्स इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इस दुनिया में, सबके पास डीएनए है, सम जेनेटिक मटेरियल दे हैव एंड दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सो इन द सिंपलेस्ट टर्म, द कैरियर ऑफ ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सो डीएनए इज द कैरियर ऑफ ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कि आपके बाल कैसे होने वाले हैं, आपके आंखों का कलर क्या होने वाला है, आपकी स्किन का कलर क्या होने वाला है, आपकी हाइट कितनी होने वाली है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके डीएनए में प्रेजेंट है, ओके। इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन नीडेड फॉर द ऑर्गेनिज्म टू डेवलप। सो इसमें वो सारी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं या वो सारे इंस्ट्रक्शंस एनकोडेड हैं जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, ग्रो होगा, सर्वाइव करेगा एंड रिप्रोड्यूस करेगा। It's one long molecule that contains our genetic code. Important. It is really very like long molecule that have a genetic code and उन्हीं codes के basis पे सारी चीज़ें बनती हैं। DNA interaction with outside influences such as lifestyle, environment, nutrition and ultimately like from the human being. So ये सारे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द इंटरैक्शन विद डीएनए। सो डीएनए के साथ इंटरैक्शन डिफरेंट हो सकता है, इट इज़ लाइक बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिफरेंट हो सकता है, इन्वायरमेंट की वजह से चेंजेस आ सकते हैं, न्यूट्रिशन क्वालिटी की वजह से चेंजेस आ सकते हैं, एंड डिफरेंट ह्यूमन में इट हैव डिफरेंट थिंग, ओके, डिफरेंटली ये इंटरैक्ट करते हैं। वाइल मोस्ट डीएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सो जितना भी मैक्सिमम डीएनए है वो सेल के न्यूक्लियस में आपको मिलेगा। सम स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अगेन इट इज अ जेनेटिक मटेरियल। आपको ये पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट जनरेट्स एनर्जी फॉर द सेल्स टू फंक्शन प्रॉपरली। सो ये सेल्स के लिए एनर्जी जनरेट करते हैं ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एवरी सेल इन द बॉडी हैज़ द सेम डीएनए। जितनी भी सेल्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट है दे हैव एग्जैक्टली सेम डीएनए। अब कंपोजिशन क्या है डीएनए का? सो बेसिक कंपोजिशन की अगर हम बात करें, सो बेसिक कंपोजिशन में आप कह सकते हो कि डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब इस न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? सो इट कंटेन्स अ शुगर फर्स्ट थिंग, फॉस्फेट ग्रुप सेकेंड थिंग एंड नाइट्रोजनस बेस थर्ड थिंग। सो 3 बेसिक चीज़ें प्रेजेंट होती है डीएनए में। सबसे पहले शुगर फॉस्फेट की बैकबोन जिसे हम कहते हैं शुगर या फॉस्फेट ग्रुप, एंड नाइट्रोजनस बेस। एंड नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन। ठीक है, आरएनए में यूरासिल आ जाता है बट डीएनए में इट इज़ AGTC। एंड ए हमेशा किसके साथ पेयर होता है? ए हमेशा टी के साथ पेयर होता है, जी हमेशा सी के साथ पेयर होता है। एंड जी एंड सी के बीच 3 इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स होते हैं एंड ए एंड टी के साथ हमेशा 2 बॉन्ड्स होते हैं। ये हमेशा एक दूसरे के साथ ही पेयर करेंगे। अगर इस साइड पे एक साइड पे टी है, अगर एक सिंगल स्ट्रैंड की बात करें, सो अदर साइड पे आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। इट हैज़ टू बी ए, इट हैज़ टू बी ए, चाहे कुछ भी हो जाए टी के साथ ए ही बाइंड करेगा एंड जी के साथ सी ही बाइंड करेगा। और जब आप हीट करते हो डीएनए मटेरियल को, सो सबसे पहले ए एंड टी वाले बॉन्ड्स ही टूटते हैं बिकॉज जी एंड सी के 3 बॉन्ड्स है तो उनको थोड़ा टाइम लगता है ब्रेक होने में। एंड हीट से आप इजीली डीनेचर कर सकते हो, तोड़ सकते हो डीएनए को। ठीक है, अब हम देखते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन क्या है। सो दिस इज फॉस्फेट एंड डीऑक्सीराइबोज बैकबोन। शुगर कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज है, इसी वजह से हमने लिखा शुगर फॉस्फेट बैकबोन। सो यहाँ पे आपकी फॉस्फेट है एंड दिस इज शुगर बैकबोन। अब इसमें क्या होता है? इसमें आपके AGTC बाइंडेड है। दिस इज एडिनिन एंड दिस इज थाइमिन, यहाँ पे गुआनिन एंड साइटोसिन। ठीक है, ये आपके क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। दिस इज योर नाइट्रोजनस बेस। ओके, सो ये सारी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो सारे कंबाइन होते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो ये जो मैंने शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाई, सो दिस इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अब यहाँ पे मैं A एंड T लिखती हूँ, यहाँ पे C एंड G लिखती हूँ। सो ये क्या आपके नाइट्रोजनस बेसेस हैं एंड दिस इज योर शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं।
ठीक है। एंड यहाँ पे आपका 5 प्राइम एंड है, यहाँ पे आपका 3 प्राइम एंड है, और ये हमेशा पैरेलल होते हैं, ठीक है। सो इसी वजह से इनका जो अपीयरेंस है वो ट्विस्टेड लैडर के साइड पे आता है। अगर आपका 5 प्राइम एंड इस साइड है तो इस साइड पे अल्टीमेटली आपका 3 प्राइम एंड ही रहेगा, तभी ट्विस्टेड स्ट्रक्चर बन पाएगा, अदरवाइज ये ट्विस्टेड स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। बट जो ओरिजिनली जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, इट हैव ट्विस्टेड लैडर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। डिस्कवरी किन्होंने करी थी डीएनए की? सो डीएनए को डिस्कवर किया था एक स्विस रिसर्चर थे 1869 में, जिनका नाम था फ्रेडरिच माइस्चर, ओके, एंड हु वाज ओरिजिनली ट्राइंग टू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ लिम्फॉइड सेल। सो ये कर क्या रहे थे, और इन्होंने एक्सीडेंटली डीएनए खोज लिया। जो लिम्फॉइड सेल हैं, जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं, जो कि वाइट ब्लड सेल का एक पार्ट होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स का मैंने बताया था ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स, राइट। सो ए ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ग्रैन्युलोसाइट्स में भी अगेन वी हैव लिम्फॉइड सेल्स, ठीक है, लिम्फॉइड। सो जो टी सेल्स होती हैं, टी लिम्फॉइड सेल्स, दे आर द पार्ट, लाइक दे आर रिलेटेड टू योर इम्यून सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम को कंपोज करते हैं। सो लिम्फॉइड सेल्स के लिए ये स्टडी कर रहे थे, लिम्फॉइड सेल्स पे स्टडी कर रहे थे, एंड इंस्टेड ऑफ लाइक वर्किंग विथ lymphoid cell, he isolated a new molecule that he called nuclein. So initially important, जब डीएनए मिला तब हमने इसे कहा था न्यूक्लिन, तब हमें इन्हें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड नहीं बोला था, हमने सिर्फ और सिर्फ इसे कहा था न्यूक्लिन। एंड डीएनए, दिस डीएनए वाज एसोसिएटेड विद द प्रोटीन, ये जो डीएनए था वो प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड था फ्रॉम अ सेल न्यूक्लियस। सो सेल न्यूक्लियस से आपको एक नए मॉलिक्यूल आपने एक्सट्रैक्ट किया तो आपने उसे बोला न्यूक्लिन। एंड माइशर वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई डीएनए एज अ डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूल, और ये वही सबसे पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने बोला कि डीएनए इज डिस्टिंक्ट डिफरेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल न्यूक्लियस, ठीक है। अब हमने देखनी है टाइम लाइन डिस्कवरी ऑफ कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इन डीएनए, ओके। सो 1866 में, 1866 से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जिन्होंने सारा का सारा जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट किया, डाईहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाए, और इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। तब जीन डिस्कवर नहीं हुए थे, बट उन्होंने क्या कहा था, जीन को कहा था फैक्टर्स। क्या बोला था? जीन को फैक्टर्स कहा था। ही वॉज एक्चुअली द फर्स्ट टू सजेस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। सबसे पहले यही थे ये बताने वाले, बट तब तक इन्होंने डीएनए टाइप का कोई भी टर्म कॉइन नहीं किया था, और उन्होंने डोमिनेंट एंड रेसेसिव वाली थ्योरी हमें बताई थी। 3 इंपॉर्टेंट उन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ डोमिनेंस, थ्योरी ऑफ सेग्रीगेशन, ओके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लॉज हमारे मेंडल सर ने दिए थे हमें। नेक्स्ट 1869 में जो फ्रेडरिच माइस्चर थे, इन्होंने न्यूक्लिन, डीएनए को एज अ न्यूक्लिन आइडेंटिफाई किया था फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड लेटर इट बिकेम डीएनए। 1881 में क्या हुआ, नोबेल प्राइज मिला था जर्मन बॉटनिस्ट को, सर कोजेल। ही इज क्रेडिटेड नेमिंग द डीएनए, इम्पॉर्टेंट। जो आपका न्यूक्लियन था, जो न्यूक्लियस से आ रहा था, उसको हमने बोला डीएनए। ही आइडेंटिफाइड न्यूक्लियन एज न्यूक्लिक एसिड। ही ऑल्सो आइसोलेटेड दोज 5 नाइट्रोजनस बेस, इम्पॉर्टेंट, दैट आर नाउ कंसीडर्ड टू बी द बेस और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डीएनए या फिर आरएनए। कौन कौन से? एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमीन, एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय यू इन आरएनए, दैट इज यूरासिल, ठीक है। सो आरएनए में यूरासिल रिप्लेस कर देता है किसे? थाइमीन को, ओके। नेक्स्ट वी हैव 1882। सो 1882 में आफ्टर कोजेल, वॉल्टर जो थे, ही वॉज डिवोटेड इन द रिसर्च एट द टाइम ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल्स। इन्होंने क्या कर रहे थे? ये स्टडी ऑफ सेल्स कर रहे थे, विच इज द स्टडी, ओके, विच इज द स्टडी ऑफ सेल्स एंड क्रोमोसोम, ओके। ही डिस्कवर्ड माइटोसिस इन 1882, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। 1882 में इन्होंने माइटोसिस डिस्कवर किया, एंड जब हम माइटोसिस हमने माइक्रोस्कोप में देखा, तब हमने क्रोमोसोम्स को देखा। तब हमने क्या देखा? क्रोमोसोम्स को देखा, क्योंकि ये भी मूव करते हैं ड्यूरिंग माइटोसिस। सो ही वॉज द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट टू एग्जीक्यूट अ होली सिस्टमैटिक study in the of the division of chromosome, division of cell. His observation that chromosome are the double that are significant, and later they are also discovered to have some inheriting properties, because DNA जो chromosome है DNA में ही होता है।
इन अर्ली 1900s जो 2 साइंटिस्ट थे उन्होंने सेपरेटली काम किया, थियोडोर बोवेरी एंड वॉल्टर सटन. They were working independently and now that is known as Sutton-Boveri chromosome theory or chromosomal theory of inheritance. तो इन्होंने ही हमें बताया कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे जीन्स कैरी करते हैं, ठीक है, कैसे जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करते हैं. देन 1902 में क्या हुआ, मेंडल्स थ्योरीज वेर फाइनली एसोसिएटेड विद ह्यूमन डिजीजेस. ठीक है, सो जब आपने पढ़ा होगा मेंडेलियन डिजीजेस, जो कि मेंडल की थ्योरी को फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं मेंडेलियन डिजीजेस. ठीक है, सो हमें पता चला कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो मेंडल के लॉ को फॉलो करती हैं. ओके, एंड देन जो सर एडवर्ड गैरोड थे, ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट फाइंडिंग फ्रॉम अ स्टडी ऑन रेसेसिव इनहेरिटेंस इन द ह्यूमन बीइंग्स इन 1902. Garrod opened the door for understanding of genetic disorders resulting from errors in chemical pathways of the body. Again ये बहुत ही ज़्यादा important development था in genetics. फिर 1944 में क्या हुआ, जो सर ओसवाल्ड थे, he first outlined the DNA as transforming principle, which was essentially means that that it's DNA not proteins and it gets it transforms cells and its properties. तो ये इन्होंने 1944 में बोला and ultimately 1944 से 1950 के बीच में क्या हुआ, जो एरविन चारकॉफ थे उन्होंने डीएनए को बोला यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर हेरिडिटी, कि डीएनए ही हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इन्होंने हमें ये बताया बिटवीन नेक्स्ट जनरेशन. ओके, सो हेरिडिटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑफ हो रहा है एंड वो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन लेके जाता है. His discoveries are also known as Chargaff's rules, which is proved that guanine and cytosine units as well and adenine and thymine units were same in the double stranded DNA. इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे ये बताया कि डीएनए ही है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास हो रहा है. He also discovered DNA at different species. फिर क्या हुआ, 1951 में जो रोजालिंड फ्रैंकलिन थे वो काम कर रहे थे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पे एंड देन शी स्टार्टेड टेकिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफ्स ऑफ डीएनए. उन्होंने डीएनए के एक्सरे फोटोग्राफ्स लिए एंड इमेजेस शोज दैट द हेलिकल फॉर्म ऑफ डीएनए व्हिच वाज कंफर्म्ड बाय द वॉटसन एंड क्रिक. जो अभी हम पढ़ते हैं ना ऐसे हेलिकल फॉर्म ऑफ डीएनए, ये यहाँ से उन्होंने देखना शुरू किया था जब उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पे काम करना शुरू किया एंड उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफी करी डीएनए की, तो उन्हें पता चला कि ये थोड़ा हेलिकल फॉर्म में है, ट्विस्टेड स्ट्रक्चर में है. ठीक है, her findings were only acknowledged at that time. फिर आखिर में 1953 में ये बहुत ही कमेंडेबल वर्क किया वॉटसन एंड क्रिक ने. उन्होंने अपना काम पब्लिश किया और बताया कि डीएनए क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है एंड इट लुक्स लाइक अ ट्विस्टेड लेडर. इट हैव बेस पेयर्स इन देम. ठीक है, बेस पेयर्स की वजह से वो ट्विस्टेड स्ट्रक्चर रखते हैं. एंड वॉटसन एंड क्रिक को फिर जो डीएनए मॉडल है, जो डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉडल, हम इसे क्या कहते हैं, डबल स्ट्रैंडेड मॉडल, एंड फिर उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला फॉर दिस कि उन्होंने हमें डीएनए का स्ट्रक्चर बताया एंड टिल डेट हम इसी डीएनए के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं विच इज़ मोस्ट रिलायबल एंड सूटेबल. ठीक है, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ डीएनए डेवलपमेंट की कैसे डीएनए के फील्ड में ये सारी चीज़ें डेवलप हुई ओवर द टाइम. एंड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डीएनए का, आई थिंक इट्स ऑल डन. सो जो डीएनए है इट इज़ मेड अप ऑफ 3-4 चीज़ें हैं. सबसे पहले तो शुगर है, फॉस्फेट है जिसे हम कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन एंड नाइट्रोजनस बेस. एंड ये सारे के सारे मिलके क्या करते हैं, डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं. ये जो आपकी बैकबोन दिख रही है दिस इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट. ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट आयन आपको दिख रहा होगा, फॉस्फेट अटैच्ड है, एम्बेडेड है शुगर में. एंड यहाँ आपको क्या दिख रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस दिख रहा है. ठीक है, सो दिस इज शुगर अटैच्ड विथ फॉस्फेट एंड यहाँ पे आपका क्या है, एडेनिन. दिस इज एडेनिन, दिस इज थाइमीन. ठीक है, एंड दिस इज गुआनिन एंड दिस इज साइटोसिन. सो मैंने बताया ऑलरेडी कि एडेनिन थाइमीन डबल बॉन्ड से अटैच्ड होंगे, गुआनिन एंड साइटोसिन 3 बॉन्ड से अटैच्ड होंगे.
Fine. So if you have any doubt, any question, any query, you can comment those questions down. And if you want to join our crash course, you can join us. Link is in the description. Download kar lo app and classes join kar lo and prepare with us. All the best for your preparation. Have a great day ahead. Thank you so much for watching this video. Till then, take care. Bye.